अशोक बात कीजिए, संजय राउत आपके साथ है। अशोक। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज्यादा चर्चा में संजय राउत हैं। बेशक महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई हो, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया हो, देवेंद्र फडणवीस और एक नाथ शिंदे गुट मिलकर सरकार बनाने की तैयारी में है, लेकिन संजय राउत सबसे ज्यादा निशाने पर है। जब सरकार बनी थी महाविकास आघाड़ी की, तब भी संजय राउत चर्चा में थे, चाणक्य माने जाते थे कि तीनों पार्टियों को साथ लाने में। अब सरकार गिरने के ब्लेम भी इन्हीं के ऊपर आ रहा है। जो जिस ढंग से इन्होंने बयान दिए थे, कड़क बयान इनके थे। बात करने के लिए कुछ संजय राउत जी हमारे साथ मौजूद हैं। कल के बाद आज पहली बार ये सामने आए मीडिया के। संजय जी, आपको ब्लेम किया जा रहा है कि आप जिम्मेवार हैं सरकार गिराने के लिए। सरकार गिरी तो आप उसके कल पे वो हैं। मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूं, मुझे बताइए। हमने सरकार बनाई है। हाँ, अभी जब सरकार बनी थी महाविकास आघाड़ी की, तब भी मुझे जिम्मेदार ठहराया। तब तो बहुत खुश थे ये लोग जो अब बाहर निकल गए। इतने खुश थे तो क्या एक नया चमत्कार हुआ महाराष्ट्र में, एक नया प्रयोग हो गया महाराष्ट्र में, और सब मंत्री पद भी लिए, सब बैठे अंदर सत्ता में जाकर। अब क्या हो गया उनको? देखिए, ये बहाना है। ये अंडर प्रेशर सरकार बनी है, और प्रेशर किसका और क्यों होता है आप सबको मालूम है। हाँ? अभी कल भी मैं ईडी के सामने खुद पेश हो रहा हूं। मैं नहीं डरा हूं, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, मैं गुवाहाटी में नहीं गया। हम डरेंगे नहीं। ये डरे हुए लोगों की सरकार है। कुछ लोग जो है जो डरे हुए हैं, वो एक साथ आकर एक गुट बनाया। अब उनको स्वाभिमान का नाम देंगे, हिंदुत्व का नाम देंगे। हिंदुत्व जो है बाला साहब ठाकरे का, न कभी झुका न कभी झुकेगा। और मुझे जिम्मेदार ठहराने के लिए कारण क्या है? आपको क्या कमी थी पार्टी में? आपको पार्टी ने इतने साल से ताकत दी, सत्ता दी, और जो ये बोल रहे हैं ना मैं जिम्मेदार हूं, ये कौन है? ये पार्टी में कल आए हुए लोग हैं, जो खास करके ज्यादा से ज्यादा शरद पवार साहब के नेतृत्व में काम करने वाले लोग थे। वो आज भी पवार साहब को अपने नेता मानते हैं। तो कोई बहाना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि एनसीपी के कहने पे शिवसेना को बर्बाद खत्म करने में लगे हुए थे। ऐसी पार्टी बर्बाद होती है क्या? जब हम बीजेपी के साथ थे तो यही लोग थे बोलने वाले, बीजेपी हमको बर्बाद कर रही है, बाहर निकलो। यही लोग हैं, हम नहीं। जब बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन था इतने सालों से, तो जब सरकार में शामिल हुए फडणवीस साहब के, तो यही लोग, अरे ये एकनाथ शिंदे जी ने त्यागपत्र दिया था कि बीजेपी हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार कर रही है, हमारी पार्टी बढ़ने से रोक रही है, इसलिए जाहिर ओपन रैली में एकनाथ शिंदे जी ने त्यागपत्र दिया मंत्री पद का। मैं मंत्री परिषद में बैठकर क्या करूं अगर शिवसैनिकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है? तो अभी ये बहानेबाजी छोड़ दीजिए। आपने एक नया मार्ग स्वीकार लिया है, नया रास्ता आपने अपनाया है, आप जाइए, हमारी शुभकामनाएं, आप सरकार बनाइए। लेकिन क्या मुख्यमंत्री पद आपको मिलने वाला है? वो तो शिवसेना में ही मिल सकता था आपको, बाहर कोई नहीं देगा। ना नारायण राणे जी को मिला, ना छगन भुजबल जी को मिला, ना गणेश नाइक को मिला, जो छोड़कर चले गए। सबकी पॉलिटिकल करियर खत्म हो गई बाद में। देखिए, ये पार्टी बहुत बड़ी है, कैडर बेस है। ये मुख्यमंत्री पद, मंत्री पद, सत्ता, उसके लिए पार्टी नहीं बनी। हाँ, मिलता है तो हम स्वीकारते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। कल छोड़ दिया। हमने कोशिश भी नहीं की बचाने की। जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया तो हमें पता चला कि सब कुछ सेट है, तो क्या बात करना है। नहीं, पर आप तो कहते कब तक रहोगे गुवाहाटी में, आना पड़ेगा चौपाटी में। और आप कहते इतने विधायक हमारे संपर्क में हैं, यहाँ की हवा पानी अलग है, लेकिन आपका ये माइंड गेम था या ऐसे ही या आप लोग समझ गए थे कि ये बहुमत खो चुके हैं, इसीलिए उद्धव ठाकरे ने कल इस्तीफा दे दिया? अगर हम कोशिश करते तो जरूर बहुमत जुटा पाते, लेकिन अटल जी का जो मंत्र है, मंडी में माल बिकने को तैयार था, हमने खरीदा नहीं। ऑलरेडी लोगों को किसी ने खरीद लिया है। वापस हम मार्केट में जाकर खरीदना अपने ही लोगों को, ये हमारे तत्व में नहीं बैठता है। अब तक चौपाटी में आए नहीं है ना, आने तो दो, नजरों से नजर तो मिलाइए, फिर देखेंगे कितने रहते हैं और कितने भागते हैं। आपने कहा 40 जिंदा लाशें, तो क्या वो कह रहे कि ऐसी लैंग्वेज, ऐसे बयान, उसकी वजह से नुकसान हुआ, ऐसी उस वजह से नाराजगी हुई? आप हिंदी भाषा के जानकार हो। जिंदा कौमें, जिंदा लाशें, ये शब्द का कभी हिंदी या मराठी साहित्य में इस्तेमाल नहीं हुआ है। राम मनोहर लोहिया ने कहा है, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती।
ऐसे आप देखिए कितने काव्य में जिंदा लाशों का उल्लेख है। ये लोग समझ नहीं पाते, उनका कभी साहित्य से संबंध नहीं आया है। तो जिंदा लाशें क्या है, आपका जमीर मर चुका है, इसलिए आप जिंदा घूमने वाली लाशें हैं। आप मुंबई में आकर क्या करोगे? आपने कहा कि आने दीजिए, चौपाटी में अभी आए नहीं तो क्या होगा? क्योंकि आपने कहा था कि यहाँ देख लेंगे हम लोग, तलवारें चलेंगी, सड़कों पे लड़ाइयां होंगी, सड़कों पे सैनिक उतरेंगे, आग लग जाएगी। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि चौपाटी में आए तब देखेंगे? भाई आइए कि एक तो सड़क पर शिवसैनिक गांव गांव में जहां जहां से ये लोग चले गए हैं वहां गांव गांव में शिवसैनिक सड़क पर उतरे हैं। लेकिन हमने कहा कि शांतता, शांति, हमको सबको सबक सिखाना है, सबको चुनाव में घर बिठाना है। हमारा काम चल रहा है, पार्टी है हमारी, कागज पर नहीं है, सिर्फ पार्टी जमीन पर है। हमारी पार्टी हवा में नहीं है, हमारी इंटरनेशनल पार्टी नहीं है, हमारे गांव की पार्टी है, शहर की पार्टी है। आपको लगता है ये जो प्रयोग किया था महाविकास आघाड़ी का, जिसको लेकर सवाल एकनाथ शिंदे ने भी उठाए, उनके गुट ने उठाए कि हिंदुत्व की जो बाला साहब ठाकरे की फिलॉसफी थी, विचारधारा थी, उससे डाइल्यूट हो गए थे और मैं उसी चंगुल से निकालना चाहता था और बाला साहब ठाकरे की फिलॉसफी को लेकर आगे चल रहा हूं। आपको लगता है वो प्रयोग गलत हुआ? आपको या आगे भी जारी रहेगा? अगर आप मानते हैं कि ठीक है तो 2024 के चुनाव में क्या लगता है तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी? देखिए, कौन सा हिंदुत्व से धोखा हमने किया है? बहाना चाहिए। ये कौन से बड़े तिस्मार खा हिंदुत्व के हैं? कौन है ये लोग? मैं बोला आधे लोग उनके साथ है, वो कांग्रेस और एनसीपी से आए हुए लोग हैं जिनको शिवसेना ने टिकट दिया और चुनकर लाया और मंत्री बनाया है। हिंदुत्व उससे कोई सीखने की हमको जरूरत नहीं है। क्या ये गठबंधन आगे भी जारी रहेगा 2024 के चुनाव तक? हम एक साथ है, एक साथ रहेंगे। पता चलेगा ये गठबंधन आगे जाकर महाराष्ट्र में और देश में क्या चमत्कार करता है। शरद पवार साहब ने कल पूरी तरह से उद्धव जी को समर्थन दिया, सोनिया गांधी जी ने समर्थन दिया है। बात आइडियोलॉजी की नहीं थी, यहाँ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की थी। अपनी हर पार्टी की आइडियोलॉजी अलग थी, लेकिन एक महाराष्ट्र के लिए, एक देश में एक आदर्श, एक प्रयोग हमने किया था कि हम ये कर सकते हैं। तो ठीक है, जिस तरह से ये तोड़ने के प्रयास पहले दिन से चल रहे थे और ये राजनीतिक प्रयास नहीं थे, अशोक जी, ये प्रयास थे सेंट्रल एजेंसी को एक हथियार बना। अशोक हमारे अशोक एक सवाल उनसे पूछिए कि बीजेपी तो कहती है कि 2019 में धोखा शिवसेना ने किया था। राजनीति है, राजनीति में सब हथियार अपनाए जाते हैं। हमको भी तकलीफ दे रहे हैं, हमारे और साथियों को तकलीफ दे रहे हैं, हमारे और मंत्रियों को तकलीफ दे रही है। बिल्कुल, एक सवाल ये कि बीजेपी तो ये आरोप लगा रही है जब बीजेपी शिवसेना इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ी थी तो धोखा तो शिवसेना ने दिया बीजेपी को। जो जनमत मिला वो तो दोनों पार्टियों के गठबंधन को मिला। फिर ये लोग अपनी विचारधारा छोड़ करके एनसीपी और कांग्रेस के साथ गए, तो धोखा देने वाली तो शिवसेना ना की बीजेपी। बात ये नहीं है, जो एग्रीमेंट हुआ था शिवसेना और बीजेपी में 2.5 साल मुख्यमंत्री पद का, तो एग्रीमेंट को किसने तोड़ा? बीजेपी ने तोड़ा। अगर वो 2.5 साल का एग्रीमेंट की अमल हो जाता तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते, उद्धव जी नहीं बनते। एकनाथ शिंदे का ही नाम आता, मैं आपको बताता हूं, एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बनते। धोखा एकनाथ शिंदे से किया है बीजेपी ने और वहां जाकर बैठ गए अभी वो। मुझे बहुत मजा आ रहा है देखने में। उद्धव ठाकरे ने पीछे इमोशनल स्पीच की, विधायकों को भी अभी 2 दिन पहले लेटर लिखा, एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि अगर आए तो कोई रास्ता निकल सकता है। क्या रास्ता ये निकल सकता था? एकनाथ शिंदे गुट ये कह रहा था, एकनाथ शिंदे ये कह रहे थे कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए, महाविकास आघाड़ी से बाहर आए तो हम साथ आने को तैयार, हम शिवसेना में हैं। तो क्या आप लोग ये पॉसिबिलिटी थी कि महाविकास आघाड़ी से बाहर आकर के बीजेपी के साथ जा सकते थे अगर एकनाथ शिंदे गुट आपके साथ बना रहता? आए क्यों नहीं? फिर सामने आकर बात क्यों नहीं की? हमने मौका दिया ना, सामने आइए, बात करिए, आपकी बात मान जाएगी। तो बीजेपी के साथ जाने को तैयार थे आप लोग महाविकास आघाड़ी से बाहर आकर के? सामने क्यों नहीं आए वो आगे की बात है। उद्धव जी ने, मुख्यमंत्री ने कहा था ना, आप आइए, आपकी बात मान लेंगे। एक सवाल और पूछिए अशोक कि 2.5 साल तक हिंदुत्व के मुद्दे पर इनको अपने ही लोग पूछते रहे। 3 शहरों के नाम बदल रहे हैं, उस्मानाबाद को धाराशिव कर रहे हैं, पुणे को जिजाऊ नगर का प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से है, औरंगाबाद का नाम बदल रहे हैं। क्या आप फिसल गए तो हर हर गंगे में जाकर फंस गए हैं? वो चाहे भी तो वहां से छूट नहीं सकते। संजय जी, 2.5 साल तक तो आपको आपकी आइडियोलॉजी, हिंदुत्व
की याद नहीं आई। अब जाते जाते एक दिन पहले जब इस्तीफा देना है उसी दिन 3-3 जगह के नाम आपने बदल दिए, तो ये क्या दोबारा से आपको लगता है कि भरपाई करने की कोशिश है क्या? हमने कभी हिंदुत्व को छोड़ा ही नहीं। 15 दिन पहले हम अयोध्या में थे, आपको मालूम है। हिंदुत्व हमारा आत्मा है, वो रहेगा। जाते जाते नाम क्यों बदले औरंगाबाद तमाम? वो तो प्रोसेस में था ही ना। औरंगाबाद का संभाजी नगर आज की बात नहीं। हम तो हमेशा, फडणवीस साहब ने क्यों नहीं किया? फिर 5 साल थे ना, हमको सवाल पूछ रहे थे, मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं किया? शिवसेना को बचाने के लिए शिंदे से समझौता करेंगे और भी नाम बदल दिए जाते हैं, तो संभाजी नगर भी करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? क्या, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे सवाल पूछा कि बीजेपी के साथ जा सकते थे, एकनाथ शिंदे ने कहा था कि अगर उनके साथ जाएं तो हम वापिस आ सकते हैं अगर महाविकास अघाड़ी से आए, तो शिवसेना को बचाने के लिए क्या एक बार फिर आप एकनाथ शिंदे उनके गुट को न्योता देते हैं कि आप साथ आइए और सब मिलकर काम करेंगे? नहीं, मैं ये नहीं बोल सकता, ये पार्टी चिप का निर्णय है। जिसको आना है आ सकते हैं। इतने नरम पड़ रहे हैं, इसको पॉजिटिव ही माना जाए। लेकिन मैंने कहा उनके हाथ में अब कुछ बचाना ही है, वो कठपुतलियां बन गई। तो आपका जो तेवर है संजय जी, इस सवाल में वो तेवर नहीं दिखाई दिया। आप कहीं ना कहीं इसमें गुंजाइश छोड़ रहे हैं कि आ जाएं तो अच्छा है, शिवसेना बची रहेगी, क्योंकि सिर्फ सरकार की बात नहीं है, शिवसेना के अस्तित्व को लेकर भी सवाल है। जो उद्धव ठाकरे की लीडरशिप पे सवाल उठा, तो आप क्या एकनाथ शिंदे को आप चाहते हैं दरवाजे खोले शिवसेना के? देखो, एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना नहीं, संजय राउत यानी शिवसेना नहीं, शिवसेना शिवसेना है। बाला साहब ठाकरे हमेशा कहते थे, बाला साहब ठाकरे यानी शिवसेना नहीं। तो सामने लाखों लोग जो बैठे हैं ना मेरे, वो शिवसेना है। वो शिवसेना जब तक है तब तक हम नेता है सब, तब तक उद्धव ठाकरे साहब शिवसेना पार्टी चिप रहेंगे। वो तो लोग है लाखों करोड़ों। एकनाथ शिंदे चले गए, उनके साथ कुछ विधायक चले गए। लेकिन कहाँ चूक हो गई उद्धव ठाकरे से? लोगों से कनेक्ट टूट गया था, अपने विधायकों को मिलने के लिए समय नहीं दे पाते थे, मंत्री नहीं मिल पाते थे। आपको लगता है जो टिपिकल कहा जाता था कि जो एक जमीन की पार्टी थी संजय जी, वो थोड़ा दूर हो गई थी? एकनाथ शिंदे ने भी ये आरोप लगाए। कौन आरोप लगाएगा? उद्धव ठाकरे ने स्वार्थ की राजनीति नहीं की, वो हमेशा जनता से जुड़े रहे, पार्टी से जुड़े रहे, और स्वार्थ की राजनीति, दलाली, सौदेबाजी नहीं की। अगर ये चूक है तो चूक है। पर संजय जी, अगर मौका मिले दोबारा, अब तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे गुट समर्थक लोगों की सरकार बनी, पहले तो इस पे रिएक्शन दीजिए, जो ये सरकार बनने जा रही है किस ढंग से देखते हैं? अरे सरकार बनने दो, महाराष्ट्र है, अनस्टेबल नहीं रहना चाहिए। राज्यपाल भी चाहते हैं, राज्यपाल ने हमारे कितनी फाइलें दबा कर रखी थी। अब 1 घंटे में निर्णय होता है, बहुमत सिद्ध करो, ये सिद्ध करो। लेकिन आपकी तो फाइलें मंगवा ली गई हैं, जो पिछले 2-3 दिनों में निर्णय हुए कि जल्दी जल्दी निर्णय करके चले गए, उनकी जांच हो रही है। करने दो, 22, 23, 24 जून। कोई गलत काम नहीं किया है, गलत काम नहीं किया 22 से 24 जून की जो 3 दिन का टेन्योर। अरे करने दीजिए ना, उसमें क्या है, करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। अशोक ये भी पूछिए कि वो कह रहे जनता से जुड़े रहे। मुख्यमंत्री बन के गलती की, अगर कोई शिव सैनिक मुख्यमंत्री बन जाता तो बेहतर होता। क्या उद्धव ठाकरे शिवसैनिक नहीं है क्या? ये तो एक सामुदायिक निर्णय था कि उद्धव जी ने लीडरशिप करनी चाहिए। बागी कह रहे हैं कि वो जनता से नहीं जुड़े रहे, ना अपने कहा सैनिकों से, वो एनसीपी और कांग्रेस से जुड़े रहे, उनके लोगों से मिलते रहे, इनसे नहीं मिले। 2.5 साल वाला, तब उद्धव जी नहीं बनते मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे ही बनते। एक सबसे बड़ा आरोप जो लगा कि उद्धव ठाकरे अपने शिव सैनिकों से नहीं मिले, अपने विधायकों से नहीं मिले, जो एनसीपी है, कांग्रेस है, उनसे ज्यादा मिलते थे, वो उनका ज्यादा कब्जा था, उनके चंगुल में ज्यादा थे, उनके कहने से काम होते थे, इनके काम नहीं होते, तो उनको भूल गए, अपने काडर को भूल करके शिव से एनसीपी और कांग्रेस के उसमें ज्यादा प्रभावित हो गए। वो ये 20-25 एमएलए है, यानी वो कैडर नहीं है। कैडर की व्याख्या अलग है हमारे पार्टी में। विधायक आते हैं, विधायक चले जाते हैं। अब जो विधायक चले गए हैं, क्या वापस चुनकर आएंगे? हमारे केडर के सिवाय नहीं आएंगे, वो घर में बैठेंगे सब। आप देखिए, अपने बाप की लड़ाई छेड़ी कि अपने बाप का नाम इस्तेमाल करें, हमारे बाप का नाम इस्तेमाल, तो बाप, ये किसने कहा? किसने कहा? आप मुझे बताइए। तो आप ही की तरफ से आया था कि ये उद्धव ठाकरे जी का बयान है, आप मुझ पर मत चिपकाइए, मैं उनको फॉलो किया। उद्धव ठाकरे जी ने कहा है, आप अपने बाप का इस्तेमाल करो और मत मांगो, वोट मांगो, पार्टी बनाओ। मेरे बाप का नाम लेकर मत पार्टी बनाओ, वो पार्टी ये करो। अच्छा ना, कुछ सवाल पूछ रही थी आप? मैं ये बोल रही थी कि कुल मिलाकर अब ये बार बार कह रहे हैं कि उनकी गलती है। बागियों को लेकर जो सवाल है अब यही है ना कि उनकी जो शिकायत थी, उन्होंने रिस्क भी मोल लिया
कि हो सकता है वो अगला चुनाव हार जाए, लेकिन क्यों वो विचारों की वजह से गए और उस पर मुहर लगती है जब शहरों के नाम बदल के हिंदुत्व का ठप्पा लगाने की कोशिश है। अगर वो चुनाव आयोग जाते हैं कि हम ही असली शिवसेना है, जैसा एलजेपी में हुआ था, अध्यक्ष चिराग पासवान थे, उनके पिता की पार्टी थी, लेकिन मिल गया चाचा को। बिल्कुल। अब एकनाथ शिंदे गुट अगर इलेक्शन जाता है, पहली बात तो वो हिंदुत्व की लड़ाई को लेकर के बाहर निकले और आप लोगों ने नाम बदले औरंगाबाद से तम, तो एक तो उनकी जो जिसकी लड़ाई थी उस पर एक मोहर लगती है। दूसरा, अगर वो बाहर जाते हैं तो क्या चुनाव आयोग चिराग पासवान और उनके चाचा के बीच जो लड़ाई थी पार्टी के नाम को लेके, तो क्या एकनाथ शिंदे गुट भी जाएंगे तो असली शिवसेना वो बोल रहे हैं, तो फिर क्या होगा? देखिए, ठाकरे और शिवसेना यही है। नारायण राणे भी बाहर निकले थे, छगन भुजबळ गए थे। ठाकरे और शिवसेना एक सिक्के के दो पहलू नहीं, एक ही पहलू है। चलिए, एक आखिरी सवाल। हो गया। उद्धव ठाकरे को अगर मौका मिलता है संजय जी, क्या दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? वो नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। कल बताया उसने, मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। वो एक ऐसा एक सिस्टम बनाया था हमने, सिचुएशन बनी थी कि उनको ही मुख्यमंत्री बनना था। लेकिन आगे कोई मुख्यमंत्री पद संभालने का सवाल नहीं है, कभी मौका मिलने पे एक शिवसैनिक ही बनेगा। ठाकरे परिवार ने जो कि हमेशा मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं। ये मैं कैसे बोल सकता? अच्छा, एक आखिरी, ईडी में आप जा रहे हैं, आखिरी सवाल चलते चलते जाएंगे ना, जाएंगे। ईडी में कल जा रहे हैं, तो क्या किस ढंग से तैयार है आप ईडी को? क्या तैयारी क्या है? हमने कुछ गलती किया ही नहीं है। पूरा पॉलिटिकल मामला है, सबको मालूम है। झूठे मोटे मामले बनाते हैं हमारे जैसे लोगों के ऊपर, पार्टी को रोकने के लिए। ये सरकार उनको चलानी है ना यहाँ अभी, लेकिन सही मायने से काम करो, सही ढंग से काम करो। हमने जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया है। मैं जहाँ रहता हूँ मिडिल क्लास ने, लोअर मिडिल क्लास एरिया में रहता हूँ, हमने कभी गलत काम नहीं किया है। फिर भी आप मेरे को ऊपर कोई थोप देते हो तो मैं तैयार हूँ सभी कार्रवाई के लिए। अगर आप मुझे अरेस्ट करते हो तो भी मैं तैयार हूँ। पार्टी के लिए और स्टेट के लिए अगर अन्याय भी मुझे सहन करना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। धन्यवाद। ये थे संजय राउत जी, जो साफ तौर से कह रहे थे कि वो ईडी का तो सामना करेंगे, लेकिन जो सिचुएशन बनी है शिव सैनिकों के बीच जाएंगे और पार्टी हमारी एकजुट रहेगी। किसी के बाहर जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जहां तक बात थी उनकी कि एकनाथ शिंदे असली शिवसेना होगी, उन्होंने कहा कि शिवसेना शिवसेना है, उन किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता। अंजना, बिल्कुल।